नमस्कार, इचिनो स्वदेश पर आपका स्वागत है और इस खास बुलेटिन में रिजल्ट स्पेशल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सर्वप्रथम। इन्फोसिस के नतीजों का इंतजार था। पहली बार कंपनी ने रविवार को अपने नतीजे जारी किए हैं और नतीजे अभी कंपनी ने अपना ऐलान किया है। मुनाफे का आंकड़ा हमारे अनुमान से थोड़ा सा कम आया है। 5,550 करोड़ रुपए के आसपास का अनुमान था। 5,360 करोड़ रुपए का आंकड़ा आया है। लेकिन जो अहम आंकड़े हैं वो है मार्जिन का, कि वहाँ पर किस तरह के आंकड़े कंपनी जारी करती है। क्योंकि हमने देखा था कि जो भी दिग्गज कंपनियां थी, चाहे वो TCS हो, SCL टेक हो, विप्रो हो, उनके नतीजे अनुमान से कमजोर आए थे और खासतौर से मार्जिन के आंकड़ों ने डिसअपॉइंट किया था। तो मुनाफा 5,360 करोड़ रुपए, 5,550 करोड़ रुपए के अनुमान के मुकाबले मार्जिन के फिगर पर नजर। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कंपनियां कहीं न कहीं कॉस्ट प्रेशर से जूझ रही हैं और इसके पीछे बड़ी वजह है कि जिस तरह से एट्रिशन के नंबर निकल कर आए, यानी कि जिन कर्मचारियों ने कंपनी छोड़ी है वो लगातार बढ़ रहा है और इसके चलते कंपनियों के कॉस्ट पर प्रेशर आ रहा है। क्योंकि जो नए एम्प्लॉयज आती है, जाहिर सी बात है उनको कंपनी को ज्यादा तनख्वाह देनी पड़ती है, तो कॉस्ट का प्रेशर है। इसके अलावा मार्जिन के जो चैलेंजेस हैं वो आंकड़े कैसे आते हैं उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन जो पहला आंकड़ा आया है वो है मुनाफे का और वो आया है अनुमान से कम। अनुमान से ज्यादा कम नहीं है, लेकिन हाँ 200 करोड़ रुपए जरूर कम है। 5,550 करोड़ रुपए के आसपास का अनुमान था और 5,360 करोड़ रुपए का आंकड़ा कंपनी ने पेश किया है मुनाफे के फ्रंट पर। बाकी के जो ही सारे के सारे आंकड़े आएंगे इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल होगा आपको गाइड करने के लिए कि इन्फोसिस के नतीजों के बाद शेयर में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि अब IT सेक्टर का किंग कौन है, क्योंकि TCS ने हमें थोड़ा सा निराश किया था और नतीजे जिस TCS के जब आए थे उसके बाद सारी की सारी कंपनियों के स्टॉक में गिरावट आई थी। इन्फोसिस भी गिरा था, लेकिन लोअर लेवल से 1,425 रुपए के आसपास तक स्टॉक फिसला था। वहां से फिर ये ऊपर आया, 1,500 रुपए तक के आसपास की जर्नी कंपनी ने तय की। तो मुनाफे का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर, बाकी आंकड़ों का है इंतजार कि डॉलर रेवेन्यू के आंकड़े कैसे आते हैं। इसके अलावा गाइडेंस किस तरह का, अगर हम रेवेन्यू गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस किस तरह कंपनी देती है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। थोड़ी देर में कंपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है और इसमें आगे के आउटलुक, वर्तमान में क्या चुनौतियां हैं, इस पर भी कंपनी अपना हमें अनुमान देगी और बताएगी कि क्या कुछ फेस कर रही है और क्या बड़े बड़े चैलेंजेस हैं कंपनी के सामने और किस तरह की तस्वीर अब दिख रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका में जिस तरह से महंगाई का टेंशन है, जिस तरह से US फेड की दरों में लगातार हम बढ़ोतरी देख रहे हैं, उससे कहीं न कहीं अब US की इकोनॉमी में एक रिसेशन का भी खतरा है। JP मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि अगले साल 30% चांसेस हैं अमेरिकी इकोनॉमी की मंदी में जाने की। तो अगर अमेरिका की इकोनॉमी मंदी में जाती है तो जाहिर सी बात है IT कंपनियां जिनका कि करीब 40% के आसपास का रेवेन्यू अमेरिका से आता है, उनके ऊपर हिट जरूर आएगा। और जिस तरह से वहां पर रिकॉर्ड हाइस पर करीब 40 साल की ऊंचाई पर महंगाई है, उससे भी कहीं ना कहीं कंपनियों के लिए चुनौती पैदा हुई है और बहुत सारे जो कंपनियां हैं जिनकी सेवाएं लेती हैं, उन्होंने अपना IT पर स्पेंड कम किया है। तो ये चैलेंज कंपनियां फेस कर रही हैं और इस नतीजे पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे थोड़ी ही देर में जुड़ जाएंगे। उनसे समझेंगे कि ये नतीजे किस तरह के हैं। आय का फिगर हमारे पास आ गया है 34,470 करोड़ रुपए का और अनुमान था 34,150 करोड़ रुपए के आसपास का। तो जो आय का फिगर है वो हमारे अनुमान से बेहतर है। मुनाफे का आंकड़ा वो इन लाइन हम कह सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा कम है हमारे अनुमान से। समझेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे आज के खास मेहमान विलियम ओ'नील के मयूरेश जोशी। मयूरेश, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ख़ास तौर से शुक्रिया इसलिए भी क्योंकि आज संडे को आपने हमें समय दिया और इन्फोसिस ने पहली बार शायद अपने नतीजे रविवार को घोषित किए हैं। अभी 2 आंकड़े आए हैं मयूरेश, ये बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं आंकड़े, क्योंकि आय हमारे अनुमान से थोड़ा सा ज़्यादा आया है, मुनाफा थोड़ा सा कमा है, लेकिन ओवरऑल अभी इन लाइन है। मार्जिन के फिगर्स का इंतजार है, लेकिन प्राइमा फेसी आपको कैसे लग रहे हैं नतीजे ये? गुड इवनिंग। नहीं, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन ET नाउ स्वदेश। 2 चीजें, एक आई थिंक जो आय का आंकड़ा है वो डेफिनेटली आई थिंक एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज्यादा है, सो दैट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। जो बॉटम लाइन का या मुनाफे का आंकड़ा है वो भले थोड़ा कम हो, पर उसमें कुछ वन ऑफ थे या एक्सेप्शनल आइटम्स थे, ये देखना जरूरी होगा। आई थिंक जो 2 मेन और अहम आंकड़े होंगे वो होंगे कि EBIT मार्जिन परफॉर्मेंस कैसे रहा है और मैनेजमेंट गाइडेंस क्या दे रही है, बोथ इन टर्म्स ऑफ डॉलर एंड कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ और EBIT मार्जिन को
कैसे देख रही है मैनेजमेंट अगले वित्त वर्ष के लिए, लुकिंग एट ऑल दी मैक्रो कंसर्न्स यूएस और वेस्टर्न यूरोप में, एंड जनरली आई थिंक जो एम्प्लॉय और एट्रिशन रिलेटेड इश्यूज है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक बॉटम लाइन में जो थोड़ी सी मिस है उसको शायद स्ट्रीट इग्नोर कर दे, बट अगर मार्जिन के जब आंकड़े आएंगे इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट, अगर वो अनुमान के हिसाब से और गाइडेंस अगर ठीक ठाक रहे, आई थिंक द स्ट्रीट शुड टेक दैट वेरी पॉजिटिव। ठीक है मयूरेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे कुछ और भी सवाल करेंगे और समझेंगे कि नतीजे ये किस तरह से हैं, यहाँ से क्या तस्वीर उभर के आ रही है। और अब आईटी सेक्टर की अगर बात करें, कोई निवेशक है, कोई नई एंट्री करना चाह रहा है, अब तो इन नतीजों के बाद कहाँ पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि 3 बड़ी दिग्गज कंपनियों के नतीजे पहले ही आ गए थे, वो सभी के सभी हमारे एस्टिमेट से कम रहे थे, अनुमान से कमज़ोर थे। और अब इन्फोसिस के आंकड़े, थोड़ा सा इन नंबर्स को विस्तार से समझेंगे। हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, आप ट्रैक कर रहे थे इन्फोसिस के नतीजों को, अभी तक जो आंकड़े आए हैं, शरद ये बताइए कि वो किस तरह से हैं और क्या इंडिकेशंस दे रहे हैं वो। सबसे पहले नंबर्स के बारे में बता देता हूँ कि डॉलर रेवेन्यू में लगभग 3.3% का जो है ग्रोथ देखने मिला था, और ये जो है आप कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस जो थी उससे जो है थोड़ी सी बेटर आई है, ऑलमोस्ट 3.8% एक्चुअली आई है, 3.3% आपका एक्सपेक्टेशन था। अब वहीं पे अगर आप सीसी ग्रोथ देखें तो ऑफकोर्स याद रखिएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लो बेस था लास्ट टाइम, ऑलमोस्ट 1.2% का, तो एक्सपेक्टेशन था 4 से लेकर 4.5% का, लेकिन आया है 5.5%। तो ऊपर लेवल पे जो है रेवेन्यू लेवल्स पे जो है एक बहुत बेनिफिट आया है, और उसके कारण जो है मैनेजमेंट ने 2 इंपॉर्टेंट चीज़ कही है रेवेन्यू गाइडेंस को लेके। FY23 का जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो बढ़ा दिया गया है, अब वो 14 से लेकर 16% तक कर दिया गया है। हालांकि जो मार्जिन गाइडेंस था पहले से जो रिटेन था 21 से लेकर 23% तक का बैंड का, वो अभी भी मेंटेन्ड है, तो ये एक टाइप से पॉजिटिव कह सकते हैं। और ऑफकोर्स करेंसी में भी जो है बेनिफिट्स देखने मिल रहे हैं। और इंपॉर्टेंट बात ये भी रहेगी कि जो यूरोप की जो मार्केट्स है लगभग 25% रेवेन्यूज़ वहाँ से कंट्रीब्यूशन आती है। अब इसमें जो है आगे जाके डील फ्लो या कोई सेंटिमेंट पे इम्पैक्ट पड़ा है कि नहीं, तो वो प्रेशर से जो है इंपॉर्टेंट बात होगी निकालने की। इसके अलावा एट्रिशन भी बढ़ गए हैं, ऑलमोस्ट 27.7% था लास्ट क्वार्टर, और अब वो बढ़ के 28.4% के ऊपर ऑलमोस्ट आ चुका है। और डील विंस देखें तो आप कह सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से ऑफकोर्स थोड़ी कम आई है, ऑलमोस्ट $1.7 बिलियन का आया है। और इसके अलावा जो है मार्जिन जो था कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेशन था 20.8% का, लेकिन इस बार 20% पे आया है। तो हाँ, आपने ठीक कहा कि थोड़ी मार्जिन्स में जो है थोड़ी सी जो है मिस हुई है एस्टिमेट, और इवन जो ऑपरेशनल नंबर्स है उसमें भी हुई है, और पैट में भी आपने जैसे कहा वो एग्जैक्टली जो है थोड़े से एस्टिमेट से बिलो आए हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो है आपके जो डॉलर रेवेन्यू, कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ रेवेन्यू, और जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस बढ़ाई है, पहले 13 से 15% था, अब जो है 14 से 16% तक आया है। तो इंपॉर्टेंट बात ये भी रहेगा इसके अलावा, गाइडेंस के अलावा, कि कंपनी जो है उनकी मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल और यूरोपियन वर्टिकल में क्या मैनेजमेंट कमेंट्री आती है, और आगे जाते हुए डील मोमेंटम और सप्लाई साइड चैलेंजेस को। ऑफ कोर्स हमें पता है कि सप्लाई साइड चैलेंजेस, वेज हाइक्स, ये सारे प्रॉब्लम्स मार्जिन्स में आ रहे थे जो ऑफसेट हो रहे थे आपके कह सकते हैं डॉलर के एप्रिसिएशन को लेके। तो ये जो है फर्स्ट कट आ रहा है हमारे पास इन्फोसिस के रिजल्ट्स में। ठीक है शरद, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे ये भी समझेंगे कि जो नतीजे आए हैं उसमें आप अगर हम बैलेंस शीट बनाए तो पॉजिटिव्स कितने ज़्यादा हैं और नेगेटिव्स की स्थिति क्या है, आपसे समझेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हमारे एक और ख़ास मेहमान, ट्रैकॉम स्टॉक ब्रोकर्स के डायरेक्टर पार्थिव शाह। पार्थिव जी, बहुत शुक्रिया आपका ET Now स्वदेश पर समय देने के लिए, बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए कि अभी तक जो आंकड़े आए हैं पार्थिव, उसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि डॉलर रेवेन्यू का जो गाइडेंस है उसको कंपनी ने इंक्रीज़ किया है 1%, 100 बेसिस पॉइंट्स के हिसाब से। हालांकि मार्जिन को लेकर जैसे कि अनुमान था, ऐसी उम्मीदें थी कि मार्जिन को लेकर थोड़ा हिट आएगा, वो आया भी, और मार्जिन हमने 1.5% के आसपास की कमी देखी है। ये बताइए कि आप ओवरऑल नतीजों को पार्थिव किस तरह से देख रहे हैं, और क्या आपको सेंस मिल रहा है कि जो नेगेटिविटी थी IT सेक्टर को लेकर वो अब स्टेबल होगी यहाँ से, या फिर अभी स्थितियाँ चुनौतीपूर्ण बनी रहेंगी? शुक्रिया। देखिए, जो नंबर आया है उसमें खास करके डॉलर रेवेन्यू और कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ बहुत ही एनकरेजिंग है, और यही चीज हम लोग पिछले 3 से 4 क्वार्टर में देख रहे हैं कि इन्फोसिस अभी इन टर्म्स ऑफ फ्रंटलाइन IT शेयर है उसमें एक लीडर बन गया इन टर्म्स ऑफ शोइंग हाई ग्रोथ रेट। एक टाइम था जब कंसिस्टेंटली TCS का कांस्टेंट करेंसी और डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ इन्फोसिस से काफी ज्यादा था, लेकिन आफ्टर मिस्टर सलील पारेख जिन्होंने पिछले काफी क्वार्टर की कॉल में कमेंट्री में बताया कि क्लाइंट माइनिंग पे उन्होंने और क्लाइंट एक्विजिशन पे काफी फोकस किया है,
और हम जानते हैं कि मार्जिन एक ऐसा चीज है जिसमें इवन द माइटियर टीसीएस ऑल्सो उनको 200 बेसिस पॉइंट जिसका मार्जिन कॉम्प्रेशन हुआ है। और ये एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे हाई एट्रिशन की वजह से हम जानते हैं कि वेज हाइक रहे हैं। ओवर एंड अबाउट दैट पोस्ट कोविड जो उनको ट्रैवल कॉस्ट रहे, बिकॉज कोविड के टाइम पे ट्रैवल कॉस्ट कम थे, तब मार्जिन लीवर्स अच्छे थे। अभी ट्रैवल कॉस्ट की वजह से हमने देखा कि क्लाइंट एंगेजमेंट की वजह से थोड़े वो कॉस्ट भी बढ़े हैं एंड थिंग्स आर बिकम लिटिल मोर एक्सपेंसिव ऑन द ट्रैवल फ्रंट। तो ये 2-3 रीजन है जहाँ पे हमने देखा है कि मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए। इट इज नॉट कि क्लाइंट की जो डील की प्राइसिंग है वो कम हुई है, विच इज एन एनकरेजिंग साइन। और इन्फोसिस के केस में हमने देखा कि फ्रॉम द पीक लेवल्स ऑफ अराउंड 1800 अच्छा 15% 20% जितना करेक्शन ऑलरेडी देखा है। तो वैल्यूएशन एट करंटली 21 टाइम्स मेरे ख्याल से कंफर्ट जोन में आया है। और यहाँ से आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स डेफिनेटली इसमें रुचि ले सकते हैं। और जिस तरह का ग्रोथ ट्रेंड है तो डेफिनेटली मार्जिन का जो एक प्रॉब्लम है वो मेरे ख्याल से Q3 ऑनवर्ड्स हम लोग देखेंगे कि वो नॉर्मलाइज होगा, जो इन्फोसिस के केस में करीबन 22 से 23% की रेंज में रहता है। तो जिस तरह से ग्रोथ गाइडेंस बढ़ा है आई थिंक दैट इज वेरी एनकरेजिंग। और इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज पे भी इन्फोसिस ने काफी अच्छा फोकस दिखाया। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि नंबर्स नेट नेट बेसिस पे काफी अच्छे हैं। ठीक है, नंबर्स अच्छे लग रहे हैं पार्थिव जी। लेकिन पार्थिव जी, जितनी भी एनालिसिस हम करेंगे नतीजों की, अब जो दर्शक हमें देख रहे हैं, या फिर अब एक ही सवाल बचता है, क्योंकि हमने देखा था कि शुक्रवार को नतीजों से पहले थोड़ी सी नर्वसनेस थी शेयर में, और तकरीबन 0.25% के आसपास की नरमी स्टॉक ने देखी थी। ये बताइए कि अगर ये नतीजे पॉजिटिव साइड पे अगर आपको लग रहे हैं, क्या कल जो शेयर खुलेगा वो गैप अप ओपन होगा? और अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो रणनीति क्या होनी चाहिए? मेरा ऐसा मानना है, बहुत डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना कि कल एग्जैक्टली कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा, बिकॉज कभी कभी हमने देखा है कि मार्केट ओवरऑल सेंटिमेंट पे भी रिएक्शन देता है। लेकिन अगर कोई भी नेगेटिव रिएक्शन होता है यहाँ से ड्यू टू एनी राइमो रीजन, ग्लोबल मैक्रो रीजन, कुछ भी हो, तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं उनको ये शेयर में रुचि लेनी चाहिए। ठीक है पार्थिव, आप हमारे साथ बने रहिए। मयूरेश, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे। देखिए, आईटी सेक्टर के लिए जो मेजर जो चैलेंज था वो था यूएस में, जिस तरह से हमने महंगाई में उछाल देखा था। 40 साल की ऊंचाई पर महंगाई है, वहाँ से ज़्यादा सॉफ्टनिंग नहीं आई है, अभी भी उस लेवल के आसपास बने हुए हैं। हालांकि अब ये माना जा रहा है कि ये चीज़ें अब स्टेबल ज़रूर हो जाएंगी और शायद अब पीक आउट हो गई हैं। दूसरी चीज़, आप यूएस फेड जिस तरह से अपनी दरें बढ़ा रहा है, काफ़ी एग्रेसिव स्टांस हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति है कि अगर वहाँ पर महंगाई बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं आईटी स्पेंड पर असर पड़ता है। अगर महंगाई को चेक करने के लिए यूएस फेड अगर दरें बढ़ाता है तो अगेन कहीं ना कहीं एक रिसेशन वाला कहीं ना कहीं फियर बाजार को अपने ग्रिप में लेगा। ये बताइए कि आईटी के लिए क्या चैलेंज तब तक नहीं खत्म होंगे जब तक कि यूएस में महंगाई में ठीक ठाक कमी नहीं आ जाती है? देखिए, दो चीजें मैं देख रहा हूँ। एक, आई थिंक जो रिसेशन का डर है वो सॉफ्ट लैंडिंग होती है, हार्ड लैंडिंग होती है, ये हमें अगले कुछ महीनों में पता चलेगा। डेफिनेटली आई थिंक एक डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन देखना स्टार्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ हायर एनर्जी फ्यूल कॉस्ट, और उसके वजह से आई थिंक जो एक प्रभाव आता है इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग, आई थिंक दैट स्टार्ट वर्किंग अप इन अ सब्सटेंशियल मैनर। दूसरी चीज आप ये देखिए कि आई थिंक 10 और 20 साल पहले और आज की जो परिस्थिति है स्पेसिफिकली पोस्ट कोविड, जो डिजिटल स्पेंडिंग है अक्रॉस इंडस्ट्रीज, वो मैन्युफैक्चरिंग हो, हाईटेक हो, रिटेल हो, BFSI हो, वहाँ पे आई थिंक जो एक हमने ट्रैक्शन देखी है वो ट्रैक्शन शायद बरकरार रहे, बिकॉज एवरी कंपनी हैज रियलाइज कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बिजनेस और यूटिलाइजेशन लेवल को ऑप्टिमम लेवल पे करने के लिए लीस्ट अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिजिटल स्पेंड करना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक डिजिटल स्पेंडिंग में जो कटौती होगी वो सब्सटेंशियली होगी। फिर जो सॉफ्ट रिसेशन या लैंडिंग काफी सॉफ्ट हुआ, हार्ड लैंडिंग हुआ, वो आई थिंक एक क्वार्टर के बाद ही पता चलेगा। आई थिंक उस टाइम पे आई थिंक द कट्स कैन बी सब्सटेंशियल, बट दैट विल कम टू नो ओनली बाय द एंड ऑफ Q3। तो आई थिंक एक अनसर्टेनिटी है रिलेटेड टू वेदर कट्स विल हैपन नॉट हैपन, ये आई थिंक किसी को भी पता नहीं है। और इसलिए आई थिंक मैनेजमेंट की वो लार्ज एक्सटेंट, आप कोई भी मैनेजमेंट का कॉन कॉल या ट्रांसक्रिप्ट पढ़े, आई थिंक दे आर स्टिल मैनेजिंग और मेंटेनिंग देयर either the revenue growth in constant currency or dollar terms and even their margins. जैसे पार्थिव ने भी किया, आई थिंक Q3 के बाद once large part of wage hikes are also absorbed, should be largely behind us. But I think ये uncertainty है जो आई थिंक एक बहुत पेचीदार सिचुएशन में डालती है पूरे क्षेत्र के लिए। और जैसे यूएस टेक सेक्टर की हम
एंड आर कंपनीज आर आउटसोर्सर। इसलिए आई थिंक एक बहुत मेजर फर्क ये दो चीजों में है। तो कहीं ना कहीं अगर स्लो डाउन आना है या फ्लड होनी है तो थोड़ा ऑर्डर फ्लो पे प्रभाव आ सकता है, थोड़ा आई थिंक मार्जिन पे दबाव बरकरार रह सकता है बिकॉज ऑफ ट्रैवल कॉस्ट इंक्रीजिंग, ऑन साइट एक्सपेंसेस भी ज्यादा हुए और आउटसोर्सिंग एक्सपेंसेस व्हिच हैव गॉन हायर। तो कहीं ना कहीं थोड़ी पेचीदार सिचुएशन है सेक्टर के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि जो प्राइस डैमेज हुआ है जनरली फॉर द सेक्टर एज होल, शायद एक रेंज बाउंड ट्रेड में आईटी क्षेत्र आई थिंक काम करते रहे। वैल्यू डेफिनेटली इमर्ज होती जा रही है आफ्टर द करेक्शन दैट वी हैव सीन, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मार्च कोविड के जो लोज थे 20 में और अक्टूबर के जो हाईज बनाए थे हम 2021 में, आईटी सेक्टर वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर एंड इट हैज आल्सो करेक्टेड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम दिस। तो कहीं ना कहीं आई थिंक न्यूज के लिए राह देखेंगे माइक्रो एंड माइक्रो बोथ एंड फॉर द सेक्टर मिड कैप्स हो मुझे लगता है एक रेंज बाउंड ट्रेड बरकरार रहेगी। ठीक है। तो आईटी में एक रेंज बाउंड एक दायरे का ट्रेड बना रहेगा। मयूरेश और पार्थिव आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, लेकिन हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, कोई और आंकड़े आए हैं क्या या फिर कुछ ऐसी कमेंट्री कंपनी की तरफ से आई है क्या जो आप हमें बताना चाहेंगे? और ये बताइए कि जो हम सवाल आपसे पहले जानने की कोशिश कर रहे थे, नतीजों में पॉजिटिव ज़्यादा हैं या फिर नेगेटिव ज़्यादा हैं? जी बिल्कुल, पहले कमेंट्री पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं। यहाँ पे एट्रिशन में थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो यहाँ पे जो है डिमांड एनवायरनमेंट में जो एक टाइप से कह रहे हैं बॉटमिंग आउट हो रही है और जो कंपनी की लोअर एंड ऑफ गाइडेंस है उस पर फोकस किए गई है। ओवरऑल देखा जाए तो एक गुड सेट ऑफ नंबर्स कहेंगे, क्योंकि मार्जिन जो था ज़रूर बिलो पार था और वो एक्सपेक्टेड लाइन्स पे था, लेकिन जो बेटर प्राइसिंग की जो एक स्टेटमेंट आई है आपके मैनेजमेंट की, उसको लेके वो जो है एक एक्सपेक्टेशन थी बाजार में कि थोड़ी प्राइसिंग प्रेशर हो सकती है, स्पेशली जब रिसेशन का फियर्स आ रहा है। बट अब यहाँ पे मैनेजमेंट का जो व्यू आ रहा है कि अच्छी प्राइसिंग जो है क्लाइंट्स को मिल रही है, उसके कारण जो है ग्रोथ जो है यूएस और यूरोप में अच्छा देखा गया है। ज़रूर मार्जिन्स में थोड़ी सी वेज हाइक के कारण और सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट में बढ़ने के कारण एक इम्पैक्ट देखने मिली है, लेकिन कंपनी कॉन्फिडेंट है कि जो लोअर एंड ऑफ मार्जिन गाइडेंस है उस आंकड़े पे जो है कंपनी जो है फोकस रखने वाली है। ऑफकोर्स वैल्यूएशंस में भी थोड़ी करेक्शन हुई है, आपकी 30s की लेट 30s की वैल्यूएशन अब 25-28 के बीच में चल रही है कंपनीज़ की। और एक इंटरेस्टिंग डेटा हमने निकाला था कि जो 4 दिग्गज आईटी कंपनीज़ की जो रिजल्ट्स आई हैं उसमें इन्फोसिस एक आउट परफॉर्मर रहा है। देखा जाए तो टीसीएस के आंकड़े ले लीजिए, HCL टेक के आंकड़े ले लीजिए, विप्रो के आंकड़े ले लीजिए, ये ओवरऑल मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स में बिलो एस्टिमेट्स आए थे एनालिस्ट के। बट इन्फोसिस का बैरिंग थोड़ा सा मार्जिन का इशू आपके जो टॉप लाइन ग्रोथ में और जैसे मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है और अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है वहाँ पे बहुत पॉजिटिव देखने मिल रहा है। डील फ्लो ले लीजिए और प्राइसिंग के ऊपर भी जो कमेंट्री आई है वो भी स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो ऑफकोर्स जो है एक टाइप से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक टाइप से पॉजिटिव जो है सेंटिमेंट बन रहा है इन्फोसिस के लेकर। और एक टाइप से अगर हम कंपेयर करें इन्फोसिस और TCS को तो यहाँ देखा जा रहा है कि इन्फोसिस का जो है Q1 परफॉर्मेंस जो पलरा भारी लग रहा है। और अगर मैं एट्रिशन अगर आंकड़ों बता देते हैं तो TCS का एट्रिशन 20% के नीचे है। HCL टेक और विप्रो का जो एट्रिशन के आंकड़े हैं वो लगभग आप कह सकते हैं 23 से लेकर 24% तक का एट्रिशन है। लेकिन जो अभी तक जो 4 दिग्गज IT कंपनियां आई हैं ऑफकोर्स इन्फोसिस का सबसे ज़्यादा एट्रिशन लेवल्स देखने मिला है। तो ये एक टाइप से कह सकते हैं कि ऑफकोर्स ज़्यादा एट्रिशन है, लेकिन अगर आप कंपेयर करें कंपनी के नंबर्स एट्रिशन के तब जो है आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो है मूवमेंट बढ़ा है, लेकिन एक पॉजिटिव डिमांड एनवायरनमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो एक चीज़ और भी नोटिस किए है कि IT सेक्टर में बहुत सारे लोग जो एट्रिशन में गए थे स्टार्टअप्स में वो वापस भी आ रहे हैं। तो एक टाइप से ये भी एक कमेंट्री मैनेजमेंट की आ रही है कि जो पुराने एम्प्लॉयज़ जो छोड़े हैं वो भी अप्लाई करें कि वापस आए। तो वो एक इंटरेस्टिंग जो है व्यू होगा देखने लायक अभी करंट मार्केट सिनारियो में, स्पेशली जो IT की हायरिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है शरद, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे दोनों एक्सपर्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं, नतीजों को आगे और एनालाइज करेंगे। लेकिन एक बार सुनते हैं कि मैनेजमेंट का क्या कहना है और कहाँ से जो ऑर्डर की जो ग्रोथ है, जो कारोबार जो इनका बढ़ रहा है, कहाँ से ग्रोथ ज़्यादा आ रही है, इस पर कमेंट्री ज़रा सुनते हैं। Would be for Salil. Salil, top 5 client contribution has increased substantially on a Q-on-Q basis, despite we have seen a low client addition. So how do we read this, first of all? And for Nilanjan, we have raised revenue guidance for FY23 to 14 to 16%, but margin guidance remains unchanged, and it was lower 100 basis point last quarter. So can we say margin has stabilized, or we see some more cost escalation going forward? Thank you.
Thanks, Sumit. I think on the first point, in terms of the top 5, we are seeing really strong traction with our large clients, where we are expanding, working on big digital and cloud transformation programs. So that gives us that sort of an impact across those 5 at this stage. On the margin, let me pass it on to Nilanjan. Yes, so I think, of course, from an overall supply environment, I think you're all seeing the numbers from the industry in terms of attrition. Of course, we have seen a moderation over the last 3 quarters. In Q4, it was stabilizing. In Q4, it actually came down by about 5%. This quarter usually is a very seasonally high attrition, but despite that, we've actually seen a 1% drop. So one thing, of course, as we are putting in more freshers, the industry puts in more freshers, we will see that benefit flowing through as well. But the reality today is attrition is higher than what we would like. But then, of course, we have to go and invest behind the talent. We are paying some stretch salaries in cases where we are going outside. We are paying a compensation hike after last June. So in 9 months, we have done our next compensation hike earlier in a way, than some of the peers. But we are ready to invest, like I said, because this growth is strong, as Salil has mentioned, at 5.5% and 21.4%. It is industry-leading growth. We want to continue to invest there. And then, of course, going forward, we will have these cost optimization levers we will continuously deploy. Thank you. The next question is from Joshel Mendonca from ET Prime. Joshel joins us on audio. Joshel, kindly unmute and ask your question. Good evening, gentlemen. Congratulations on the spectacular results. I have 2 questions. Mr. Parekh, first on demand, you said the pipeline is better than it's been for the past 3 and 6 months. Could you give me some color on what may be driving the improved pipeline? Are there particular verticals or business units that are showing greater resilience? And Mr. Roy, the second question is on pricing. You said you're having these conversations with clients. In the past, when the rupee has depreciated significantly, clients have asked for some of those gains to be paid back to them. How is the rupee depreciation factoring into the pricing conversations you may be having? Hi, Joshel. Thanks for your questions. On the pipeline, what we see are really 2 types of big programs. This is a large deals pipeline. One is where clients have embarked or are embarking on their digital or cloud transformation journey. So there, for example, there are clients which are working on their supply chains. There are clients that are working on their customer connects. There are clients that are working on optimizing their financial processes. And these are very strong programs that clients have launched. These give them tremendous impact in their end market or efficiency in their business. So these are critical programs. There are cloud transformation programs where clients are seeing benefits from leveraging a Cobalt capability on a तो कंपनी का मैनेजमेंट नतीजों के बारे में बताते हुए कि नतीजे कैसे हैं और कहां से ग्रोथ आई है, तो अमेरिका और यूरोप से ग्रोथ कंपनी की मजबूत रही है, ऐसा मैनेजमेंट ने बताया है। और ये बोला है कि जो प्राइसिंग है वो और बेहतर करने की कोशिश करेंगे अपने क्लाइंट्स के लिए। इसके अलावा जो क्वार्टरली बेसिस पर बात करें तो जो इन्होंने डील अचीव की है, जो डील जीते हैं, वो थोड़े से वोलेटाइल ज़रूर रही है, लेकिन आगे यहाँ से आप उम्मीद कर रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट यहाँ से आएगा और मार्जिन के फ्रंट पर भी कंपनी को लगता है कि यहाँ से सुधार देखने को अब मिलेगा। और अच्छी चीज़ ये है कि जो बड़े क्लाइंट्स हैं उनसे जो डील विन आई है उसमें भी कंपनी को अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। मयूरेश जी, एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, अब कल नज़र होगी ये सबकी कि मारुति का इन्फोसिस का शेयर किस तरह का खुलता है और यहाँ से चाल कैसी होती है। अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें पूरा, अगर मयूरेश जी, तो जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि टीसीएस हो गया, इन्फोसिस या फिर विप्रो। टीसीएस अगर हम इस पूरे साल की बात करें तो ईयर टू डेट करीब 16% के आसपास की गिरावट है, इन्फोसिस में करीब 20% की, विप्रो में 30% की। ये बताइए कि अभी अगर हम आईटी में किसी को कुछ पिक करना हो, मान लीजिए, और किसी को अगर लग रहा हो कि वैल्यूएशन अब शायद ठीक ठाक हैं, तो टीसीएस आप चुनेंगे या फिर इन्फोसिस पर दांव लगाएंगे? पार्थिव, आप, मयूरेश से हमारा संपर्क टूट गया है, आप इस सवाल का जवाब देंगे? हाँ,
देखिए वैल्यूएशन के लिहाज से फ्रंटलाइन आईटी तो डेफिनेटली करेक्ट हुए, वेदर इट इज इन्फोसिस, टीसीएस। टीसीएस में हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए कि टीसीएस का जो बेस है और जो डील की साइज है वो ऑलवेज सबसे बड़ी है। इट इज ऑलमोस्ट 30 to 40% हायर देन व्हाट इन्फोसिस डज। तो बेस की वजह से डेफिनेटली ग्रोथ ट्रेंड्स थोड़े कम लगेंगे एज कम्पेयर टू इन्फोसिस, और इन्फोसिस काफी इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज में भी बिलीव करता है, लेकिन टीसीएस उस लिहाज से काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है डिजिटाइजेशन पे। मेरा ऐसा मानना है कि दोनों ही शेयर, वेदर इट इज टीसीएस और इन्फोसिस, आई थिंक दे आर राइट नाउ स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्राउड इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ देखे एज कम्पेयर टू विप्रो है या एचसीएल टेक्नोलॉजीज है। तो डिपेंडिंग अपॉन इन्वेस्टर एपेटाइट और इन्वेस्टर्स के पास कौन से ऑलरेडी शेयर्स है, आई थिंक ईदर ऑफ द टू शेयर्स, मेरा ऐसा मानना है कि आगे जाते एज इन व्हेन द ट्रेंड इंप्रूव्स, स्पेशली स्टार्टिंग फ्रॉम Q3, Q4 और यूएस के और यूरोप के भी मैक्रोस जैसे सुधरते हैं, तो आई थिंक ये कंपनीज के पास क्षमता है कि आने वाले 2 या 3 साल के अंदर मिनिमम 15% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर दिखा सकता है, विच मेक्स देम रिलेटिवली नॉट वेरी एक्सपेंसिव एट करंट वैल्यूएशन। जी ठीक है पार्थिव, बहुत शुक्रिया आपका इतने खूबसूरत तरीके से नतीजों को एनालाइज करने के लिए। लेकिन चलिए शो को समाप्त करने से पहले हम शरद के पास चलेंगे। शरद, वक्त थोड़ा सा कम है, लेकिन ये बताइए कि अब जबकि सारी बड़ी कंपनी के नतीजे आ गए हैं, क्या तस्वीर कहती है, और अगर हम सबको कंपेयर करें तो किस तरह के नतीजे हैं इन्फोसिस के? जी बिल्कुल, एक क्लियर आउट परफॉर्मर रहा है इन्फोसिस। अगर बात करें ऑफ कोर्स वैल्यूएशंस की चर्चा भी हमने थोड़ी देर पहले ही की थी। ओवरऑल परफॉर्मेंस जो था बहुत गुड सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले थे, और कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ एक सरप्राइज था, 5.5% का था। अगर स्ट्रीट एस्टिमेट कर रहे थे लगभग 4 से लेकर 4.5% तक। अब हम कंपेयर करते हैं दिग्गज कंपनीज टीसीएस, एचसीएल टेक और विप्रो के साथ, और आप देखेंगे कि ओवरऑल परफॉर्मेंस में जो है टीसीएस, एचसीएल टेक और विप्रो जो थे बिलो एस्टिमेट्स देखे गए थे, और इनके सीसी ग्रोथ भी देखा जाए तो ऑफकोर्स कम आया था इन्फोसिस के हिसाब से। बट याद रखिए इन्फोसिस का एक लो बेस देखने मिला था। एबिट मार्जिन्स में भी जो है लगभग देख सकते हैं कि टीसीएस में 150 बेसिस पॉइंट्स का कट आया था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। हालांकि ऑफ कोर्स विप्रो में जो है ये नंबर्स आंकड़े ज़्यादा देखने मिले थे, और आप स्क्रीन में देख सकते हैं इसी कंपैरिजन में। तो इन्फोसिस जो था ओवरऑल एक टाइप से कह सकते हैं मिक्स्ड टू लेके गुड सेट ऑफ नंबर्स जो है ओवरऑल देखने मिले हैं। हालांकि एट्रिशन लेवल ज़रूर हाईएस्ट रहे हैं सारे कंपिटिटर्स में, और डील साइज जो था थोड़ी सी एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही आई हैं। तो ओवरऑल कह सकते हैं इन्फोसिस एक आउट परफॉर्मेंस दिया गई है। तो मंडे में आईटी स्टॉक्स की रिएक्शन स्टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होगी देखने के लिए। ठीक है, तो पूरी की पूरी तस्वीर आईटी सेक्टर की, खासतौर से दिग्गज कंपनी की, शरद ने आपके सामने रख दी है। और इन्फोसिस ने एक तरह से सबको आउट परफॉर्म किया है। नतीजों की अगर बात करें तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स, बाकी सभी कंपनियों के थे नतीजे कमज़ोर। एट्रिशन को लेकर थोड़ी चिंता है, एट्रिशन बड़ा है, लेकिन अब यहाँ से मैनेजमेंट काफ़ी अपबीट नज़र आ रहा है और उम्मीद कर रहा है कि स्थितियाँ यहाँ से सुधरेंगी और मार्जिन के फ्रंट पर भी आगे अच्छी खबरें आएंगी। चलिए फिलहाल इस स्पेशल शो में और रिजल्ट स्पेशल में फिलहाल इतना ही। हम सभी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। स्वदेश पर खबरों का सिलसिला जारी है।